Hello everyone, welcome again. We create jar folder. So friend, today we will discuss techniques of capital budgeting. कल की क्लास में हम लोग ऑलरेडी मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने मीनिंग, आफ्टर दैट हमने प्रोसेस क्या है कैपिटल बजटिंग का, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है कैपिटल बजटिंग को अडॉप्ट करते हो किसी भी फर्म के अंदर, और उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है कैपिटल बजटिंग की, वो हमने डिस्कस किया। और बाद में हमने काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग भी डिस्कस किया था। आज की क्लास में क्या टेक्निक्स है जिनकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि वो जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो किसी के लिए प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो हमें पता लगेगा टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग में, जो हम आज की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो तब हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं तो वहां पे हमारे दो टाइप की टेक्निक्स हैं जो कि हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि जो आपकी टेक्निक है वो एक तो कैश फ्लो बेस्ड टेक्निक है, एंड द सेकंड वाली आपकी कौन सी थी, प्रॉफिट बेस्ड टेक्निक थी। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे कैसे क्लासिफाई कर रखा है, ट्रेडिशनल टेक्निक एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक को आप बोल देते हो नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक। ठीक है, कौन सी टेक्निक आपकी, नॉन डिस्काउंटेड बेस ऑफ टेक्निक, जिसमें हम डिस्काउंटेड को कंसीडर नहीं करते। कंफर्म डिस्कस करेंगे डिस्काउंटेड बेस क्या है और नॉन डिस्काउंटेड बेस क्या है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे आपको पूरे क्लियरिटी हो जाएगी टॉपिक की कि इस टॉपिक के अंदर है क्या। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को, जबकि फर्स्ट टेक्निक किसके अंदर, ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर। और सिर्फ हर टेक्निक के अंदर जितनी भी आपकी टेक्निक गिवन है, यहाँ पर इवोल्यूशन टेक्निक गिवन है आपकी कैपिटल बजटिंग में, उसमें सिर्फ एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसी टेक्निक है जो किसके ऊपर बेस, आपका प्रॉफिट के ऊपर बेस है। जो कितना प्रॉफिट हुआ है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, उसको बेस करके चलते हैं। उसके बेस पे हम क्या निकालते हैं, टोटल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं कि इस प्रोजेक्ट ने कितना टोटल रेट ऑफ रिटर्न क्या किया है, जनरेट किया है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो ओनली इसके अंदर हम क्या किसको कंसीडर करेंगे, प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे। और जो आपकी बची हुई जितनी टेक्निक है आपकी, लाइक पे बैक, एनपीवी, आईआरआर, नेट टर्मिनल वैल्यू मेथड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इस सब के अंदर हम किसको कंसीडर करेंगे, अपने कैश फ्लो को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ये यहाँ पे चीज क्लियर हुई। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपका मेथड है जिसके अंदर क्या करते हैं, अकाउंट सिर्फ जो अर्निंग हुई है हम इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से, कब हुई है, पूरे ओवर दी होल लाइफ, पूरी लाइफ, जो प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ है उसके दौरान कितनी टोटल अर्निंग हुई है उस फर्म को उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से। इस मेथड में हम उसको क्या करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी जिससे आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हम टोटल अर्निंग को क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। आपको याद होगा हम कल की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि कैश फ्लो टेक्निक के अंदर हम किसको कंसिडर करते थे। वहां पे हमने तीन टाइप के कैश फ्लो देखे थे। ठीक है, एक तो स्टार्टिंग में जो आपका इनिशियल कैश फ्लो था उसको कंसिडर किया था। देन आपका सेकंड कौन सा, आपका सब्सिक्वेंट कैश फ्लो। लास्ट में हमने डिस्कस किया टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो क्या था, लास्ट ईयर, जो आपको प्रोजेक्ट का लास्ट ईयर उस टाइम कितना कैश फ्लो हुआ है फर्म के अंदर। इन तीनों कैश फ्लो को हमने कंसीडर किया था किसके अंदर, कैश फ्लो टेक्निक के अंदर। लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के अंदर क्या है कि उस जो पूरी लाइफ जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की उसके दौरान कितनी अर्निंग की है उस इन्वेस्टमेंट से, वो हम कंसीडर करेंगे किसके अंदर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के अंदर। यहाँ पे एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल दे रखा है जिससे आपको क्लियर होगा। पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का। देखो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे आपका फाइंड आउट होगा, आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे कि आपने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका जो टाइम पीरियड था प्रोजेक्ट का वो 5 साल। ठीक है, अब 5 साल में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना प्रॉफिट अर्न किया उस प्रोजेक्ट से ड्यूरिंग द 5 ईयर, और डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितना आपका 5 साल। तो आपका क्या निकलेगा, यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। ये चीज क्लियर हुई अच्छे से। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या निकल गया, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आया। देन एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है, टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की है उसका क्या निकालना आपको, एवरेज इन्वेस्टमेंट। अगर आपको याद हो तब हम स्टॉक की कैलकुलेशन करते थे, एवरेज स्टॉक निकालते थे। एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड आउट किया करते, आपका ओपनिंग स्टॉक देन प्लस आपका क्लोजिंग स्टॉक। आप मिड की वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, आप ओपनिंग वैल्यू को एंड देन आपकी लास्ट की वैल्यू को कंसीडर करके डिवाइड कर देते हो किससे, 2 से। क्या निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए। तो यहाँ पर एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, याद हो तब हमने कैश फ्लो, तब हमने देखा था कितना कैश फ्लो हुआ है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। तो वहां पे हमने 3 टाइप का देखा था, इनिशियल, सब्सिक्वेंट एंड टर्मिनल। तो यहाँ पे हम मिड की जो सब्सिक्वेंट उसको हटा देंगे, इसको कंसीडर करेंगे आपका इनिशियली कैश फ्लो कितना हुआ है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, इनिशियल कैश फ्लो कितना हुआ है प्लस आपकी स्टेप वैल्यू लास्ट में कितना कैश फ्लो हुआ है, डिवाइडेड बाय किससे कर दोगे, 2 से कर दोगे। ये चीज यहाँ पे क्लियर हुई। देन आप क्या ऐड कर दोगे लास्ट में, जो भी आपने एडिशनल वर्किंग कैपिटल क्या करी है उस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड की है। यहाँ पे मैंने वर्किंग कैपिटल को ऐड क्यों किया, वर्किंग कैपिटल को ऐड इसलिए बच्चों क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो भी इनिशियल तब भी हमारा जो भी अमाउंट लगेगी, इनिशियल अमाउंट में क्या क्या इंक्लूड था आपका, फिक्स्ड
जो आपकी एसेट थी, जो फिक्स एसेट थी, उसके ऊपर जो भी कॉस्ट लगी उसको इंक्लूड किया था हम लोगों ने, ठीक है। फिर हमने अब जो भी फिक्स एसेट से रिलेटेड जो भी वर्किंग कैपिटल थी उसकी कॉस्ट को इंक्लूड किया था, वो कॉस्ट को इंक्लूड किया था। लेकिन फिर हमने लास्ट में क्या डिस्कस किया था, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी बचे, सिर्फ 10,000। तो ये तो उसकी फिक्स कॉस्ट की वैल्यू बची सिर्फ 10,000। लेकिन वर्किंग कैपिटल केस में हमने क्या कंसीडर किया था कि जो भी आपकी वर्किंग कैपिटल है, स्टार्टिंग में भी उतनी वर्किंग कैपिटल होगी, लास्ट में भी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, सेम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, रिकवर हो जाएगी। ये हमने डिस्कस किया था ना, याद है आपको, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगी, फॉर एग्जांपल लेट्स से इनिशियल स्टेज पे आपने लगाया 2 लाख की वर्किंग कैपिटल और लास्ट में भी आपको कितनी वर्किंग कैपिटल इंक्लूड हुई, रिकवर हुई 2 लाख की। तो स्क्रैप वैल्यू क्या हुई वर्किंग कैपिटल की, 2 लाख की। स्टार्टिंग में कितना स्टेज पे आपने वर्किंग कैपिटल लगाई, 2 लाख की। तब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख ही आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको इंक्लूड ना करके हम क्या करेंगे, इसको अलग से क्या देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। कितना, कितनी अमाउंट से, 2 लाख से। तो ये सिमिलर ही बात होगी, अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे 2 लाख, फिर आपको रिकवर हो जाएगी लास्ट में, तब आपका प्रोजेक्ट एंड होगा कितना, 2 लाख का, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 4 लाख। तब आपका एवरेज निकालोगे तो क्या निकलना है लास्ट में, 2 लाख ही निकलना है ना। तो इससे अच्छा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अलग से ऐड कर देंगे लास्ट स्टेज पे। क्लियर, हम इसको इनिशियल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू के अंदर इंक्लूड ना करके क्या करेंगे, लास्ट स्टेज पे जो वर्किंग कैपिटल क्या कर देंगे, अलग से ऐड कर देंगे। और हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, एवरेज इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे मैंने लिख रखा है इनिशियल वैल्यू कितनी है आपकी, स्टेप वैल्यू आपकी कितनी हुई उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, डिवाइड बाय क्या, 2 प्लस क्या कर दोगे अपनी वर्किंग कैपिटल, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। अगर गिवन नहीं है तो कुछ भी, सिर्फ क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इनिशियल प्लस स्टेप वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या, 2। तो यहाँ पे क्लियर हुआ फॉर्मूला आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का। तो हम यहाँ पे किसको कंसीडर करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे, जो उसने अपनी होल लाइफ के अंदर क्या किया है, अर्न किया है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से किसी भी फर्म ने। ये चीज क्लियर से बच्चों यहाँ पे। फिर देखो एक एग्जांपल दे रखा है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से आप कैसे कैसे आप टोटल प्रॉफिट जो टोटल रिटर्न जनरेट किया उस एसेट से आप वो कैसे निकालोगे। तो देखो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, वो कितनी दे रखी है यहाँ पे, 2,10,000 रुपए। एंड स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10,000 रुपीज स्क्रैप वैल्यू रखी है। आपका जो कैश इनफ्लो दे रखा है यहाँ पे ईयर 5 का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ईयर फर्स्ट में आपका कैश फ्लो है 60,000, ईयर सेकंड आपका कैश फ्लो है 53 में है 36,000, 4 में 70,000 एंड फिफ्थ ईयर में आपका कैश इनफ्लो कितना है 85,000। तो ये 5 सालों का आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। और हमारा फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट। हमारा फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट आपका क्या है, डिवाइड बाय क्या, एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, 5 सालों का प्रॉफिट है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसको और किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 5 से, ठीक है। तो कैश इनफ्लो यहाँ पे मैंने ऐड किया, टोटल कितना आया, मैंने तब कैश इनफ्लो ऐड किया 3,01,000 का क्या हुआ, टोटल कैश इनफ्लो हुआ। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि कितना डेप्रिसिएशन लगेगा और कितना टैक्स है। और आपको ये चीज और याद हो, हमने डिस्कस किया था कैश फ्लो के अंदर डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन तब हम प्रॉफिट मेथड से क्या करेंगे, अपना एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, तो वहां पे हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर करेंगे। वहां पे आपको प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वहां पे आपको प्रॉफिट निकलेगा कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन माइनस उसके अंदर क्या, टैक्स। तो मेरा कैश इनफ्लो कितना हुआ था, 3,01,000 का जो मैंने यहाँ पे निकाल लिया था। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, फिक्स एसेट के अंदर दे रखी है 2,10,000 की आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी है। और देन स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है डेप्रिसिएशन निकालने का, कितनी कॉस्ट है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, टोटल कॉस्ट कितनी फिक्स एसेट की, माइनस क्या करते हो आप उसके अंदर से, स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हो एंड देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर के लिए प्रोजेक्ट है। तो आपकी क्या निकलेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से आपका हर ईयर का निकलेगा डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी है उस एसेट की, 2,10,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 10,000। तब आप इसे माइनस कर दोगे, डिवाइड कर दोगे किससे, टोटल नंबर ऑफ ईयर से, जितने साल में उस एसेट को क्या कर रहे हो, यूज कर रही हो। तो आपका आंसर यहाँ पे निकलाएगा, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपका आंसर निकाल रखा है क्या, 2,10,000 से आप माइनस करोगे तब क्या 10,000, तो आपका आंसर यहाँ पे निकलाएगा कितना, 40,000। 40,000 किसका निकला आपका, एक साल, हर साल आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे उस पर्टिकुलर मशीन से, 40,000 का। क्लियर यहाँ पे। अब आपकी मशीन कितने साल यूज हुई है आपकी, टोटल 5 ईयर यूज हुई। तो टोटल एक साल जो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आपका 40,000, देन 5 ईयर का डेप्रिसिएशन आपका कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा आपका। तो मेरा कैश फ्लो भी कैलकुलेट कर लिया, मैंने डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लिया। जैसे ही मैं कैश फ्लो में से क्या माइनस करूंगी, डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी, तो मेरे पास कौन सी अमाउंट आ जाएगी, मेरे पास अमाउंट आ जाएगी अर्निंग बिफोर टैक्स। जो मेरी अर्निंग है किससे पहले, टैक्स से पहले। तो जो अर्निंग बिफोर टैक्स आएगी उसको मैं क्या करूंगी, उसको मैं माइनस कर दूंगी इसमें से, जो मेरी अर्निंग बिफोर टैक्स आएगी उसमें मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, उसके ऊपर कैलकुलेट करूंगी अपने टैक्स की वैल्यू। तब आप माइनस करोगे 3,01,000 में से जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन लगा, कितना डेप्रिसिएशन लगा आपका 2 लाख का डेप्रिसिएशन
लगा, तो आप वो माइनस करोगे तो आपकी अमाउंट आएगी 1,01,000। ठीक है, उसके ऊपर टैक्स का रेट अपना कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, टैक्स का रेट आपका गिवन है कितना 40%, तो इसके ऊपर जब 40% लगेगा तो आपकी अमाउंट कितनी निकल के आएगी, आपकी अमाउंट निकल के आएगी 40,400। यहां तक क्लियर हुआ ना। सबसे पहले आपने देखा कैश इनफ्लो कितना है, कितना कैश इनफ्लो जनरेट हो रहा है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, फिर आपने डेप्रिसिएशन निकाल, क्योंकि मेरे को निकालना है टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया। मेरा प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलेगा मेरे यहाँ पे कैश फ्लो में से मैं माइनस में डेप्रिसिएशन, तो मेरे को डेप्रिसिएशन की वैल्यू चाहिए, तो आप इजीली डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने आपको अभी बताया जितना भी कॉस्ट है उस एसेट की उसमें से माइनस कर दोगे स्क्रैप वैल्यू, अगर किसी में गिवन है देन डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ ईयर से, और नॉर्मली आपको ये किस मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। यहाँ पे क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 2 लाख यहाँ पे क्या किया, डेप्रिसिएशन को माइनस किया, माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी उस पर आप क्या निकालोगे, आपका जो भी अर्निंग बिफोर टैक्स जो भी ईबीटी आएगा आपका उस पर आप क्या निकालोगे, टैक्स की वैल्यू निकाल लोगे, टैक्स के 40% करोगे तो आप कितना आएगा 40,400, उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये अमाउंट जो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आपका क्या निकला, आपका टोटल प्रॉफिट निकला। अब जो ये प्रॉफिट है ये आपने प्रॉफिट क्या किया है, जनरेट किया उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, तो आपने 2,10,000 रुपीज इन्वेस्ट करके 5 सालों के अंदर कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, 60,600। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन में क्या गिवन था, फॉर्मूला क्या था आपका, एवरेज प्रॉफिट गिवन था, तो आप क्या करोगे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालोगे डिवाइड करके 5 से, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 12,120 आपका एवरेज प्रॉफिट निकला। आप क्या निकालोगे यहाँ पे, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालोगे, और एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था जल्दी बताओ मेरे को। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला था आपका कि आपने इनिशियल में कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, 2,10,000, 2,10,000 प्लस आपकी स्क्रैप वैल्यू क्या रियलाइज हुई है उस पर्टिकुलर एसेट से, तो कितनी स्क्रैप वैल्यू रियलाइज हुई है वहां से उस पर्टिकुलर एसेट से मेरे को 10,000 की। कोई भी आपकी वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में कैपिटल वर्किंग कैपिटल गिवन होती तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देते हैं, लेकिन वो गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे 2,10,000 प्लस 10 क्या कर दूंगी, जो स्क्रैप वैल्यू रियलाइज हुई उसको ऐड कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो मैंने क्या निकलेगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी की है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो मैंने एवरेज इन्वेस्टमेंट की उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 2,15,000 की, तो यहाँ से जो मेरा आंसर निकला आपका एवरेज प्रॉफिट 12,120 एंड आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट 2,15,000। ठीक है, तो आपका जो टोटल अर्निंग निकला, रेट ऑफ रिटर्न निकला, क्या निकला 5.63। तो जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब मैं इस प्रोजेक्ट को क्या कर दूंगी, रिजेक्ट कर दूंगी, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कितना अराउंड 6% के अराउंड क्या हो रहा है, मेरे को सिर्फ रिटर्न जनरेट हो रहा है, जो कि मेरे की कॉस्ट को भी इजिली कवर नहीं करेगा, तो ये प्रोजेक्ट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रिजेक्ट कर दूंगी। और हो सकता है कि आप 2 प्रोजेक्ट को ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि फर्स्ट प्रोजेक्ट में टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट लग रही है, कितना वहां से एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, सेकंड प्रोजेक्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट लग रही है और वहां से कितना प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, देन कंपेयर करके किसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है उसको क्या कर लोगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे, देन सेकंड वन को क्या कर दोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे। फर्स्ट आप कंपेयर करोगे आपका टोटल कॉस्ट कितनी आई है उस टोटल कैपिटल पे जो आपने उस डेट के अंदर लगाई है, अगर वो उससे हाई है तो आप 2 प्रोजेक्ट को ऐसे कंपेयर करोगे और जिसका ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न होगा उसको क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। तो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के अंदर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है क्या, हम किसके कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को, और क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या इसका, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। अब पढ़ते हैं इसके कुछ एडवांटेज क्या है इसकी और डिसएडवांटेज क्या है इसकी, क्योंकि कई बार आपका थ्योरेटिकल पोर्शन में से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं एनटीए नेट के अंदर। हो सकता है वो आपको असर्शन रीजन के फॉर्म में दे दे, या फिर आपको हो सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दे, कौन सी इसमें से एडवांटेज है एआरआर की, कब एप्लीकेबल होगा एआरआर और कब एप्लीकेबल नहीं होगा एआरआर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन कर रखा कि आपका एवरेज ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा, क्या उसका फॉर्मूला है, जी हम ऑलरेडी अभी डिस्कस करके आ चुके हैं, कैसे आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, देन आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड आउट होगी, क्लियर यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो आपका एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट रूल, इसके अंदर एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट रूल क्या होगा, कब आप किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, तो आप प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेड इफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एआरआर, जो एक्चुअल वैल्यू है एआरआर की हायर देन द मिनिमम डिजायर एआर, तो आपका जो मिनिमम डिजायर्ड एआरआर है कि मिनिमम डिजायर एआरआर आपका क्या होगा, मिनिमम डिजायर एआरआर आपका वो होगा जो क्या होगा, जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कम से कम उतना आपका मिनिमम रेट ऑफ एआरआर, मिनिमम एआरआर तो होगा ना। फॉर एग्जांपल आपने 2,10,000 क्या किया है, कहीं से बोरो किया है, कहीं से उस अमाउंट को रेज किया है, तो उसके ऊपर कॉस्ट भी तो आएगी ना। फॉर एग्जांपल लेट्स से वो कॉस्ट है 10%, तो मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट क्या होगी कि जो मेरा मिनिमम एआरआर है कम से कम 10% तो हो, या फिर उससे ज्यादा होगा तो ही मैं क्या करूंगा, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूंगा, वरना उस प्रोजेक्ट को क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। तो ऐसे आप क्या करोगे, इसके अंदर क्या करते हो, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करते हो। ठीक है,
ये क्लियर यहाँ पे। अब आता है मेरिट क्या है यार के, सबसे पहले इजी कैलकुलेशन में कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, हमने सिर्फ क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट निकाला और एवरेज क्या निकाला, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाले, कितनी थी प्रोजेक्ट के अंदर, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, मेरा क्या निकलाया, रेट निकलाया, रेट ऑफ क्या निकला, रेट ऑफ रिटर्न निकला यहाँ से मेरे को, ठीक है। क्योंकि क्या है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, सिंपल है, इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, हर कोई अंडरस्टैंड कर सकता है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। टोटल बेनिफिट एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, और क्या है कि कितना प्रोजेक्ट में बेनिफिट हुआ है पूरी होल लाइफ के अंदर, उस प्रोजेक्ट में कितना बेनिफिट हुआ है किसी भी फर्म को, ठीक है। तो हमने हर एक को क्या किया है, हर एक ईयर के प्रॉफिट को क्या किया है यहाँ पे कंसीडर किया है, तो इसकी क्या है, मेरिट है। डीमेरिट की बात करें तो डीमेरिट क्या है इसकी, अर्निंग कैलकुलेशन इग्नोर द री इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ द प्रोजेक्ट बेनिफिट व्हाइल द कैश फ्लो टेकिंग इनटू द दिस पोटेंशियल एंड द टोटल बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट। सो इसने क्या कहा कि मान लो आपने कोई भी रेट ऑफ रिटर्न आप जनरेट करते हो फर्स्ट ईयर में, क्या कोई बिजनेस उस पैसे को अपने पास रख के बैठेगा, नहीं ना, उस पैसे को क्या करता है, वो री इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन एआरआर ने इस चीज को कंसीडर नहीं किया, जो कि कैश फ्लो बेस्ड टेक्निक है आपकी, वो क्या करती है, इस चीज को कंसीडर करती है, ठीक है। तो जो उसका पोटेंशियल जो भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है उस रिटर्न से जो आपने जनरेट किया है, उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो टोटल बेनिफिट हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। इट डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस मेथड की। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या, अब हमने यहाँ पे देखा था कि जो प्रॉफिट अर्न किया है 5 सालों में इतना इतना किया है, 60,000, 50,000, 36,000, 70,000 एंड 85,000। अब ये सोच के बताओ, जो लास्ट ईयर में आपने 85,000 प्रॉफिट अर्न किया है, क्या उसकी वैल्यू सेम होगी जो फर्स्ट ईयर में 60,000 अर्न किया है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके पास आज के दिन 100 रुपए हैं और 100 रुपए से आप क्या परचेज कर रहे हो, मान लो चॉकलेट परचेज करने गए, क्या सेम चॉकलेट आएंगे अगर आप सेम 100 रुपए से 5 साल बाद क्या करोगे, चॉकलेट परचेज करोगे? मान लो आज के टाइम पे 10 चॉकलेट आए आपकी 100 रुपीज से, क्या सेम चॉकलेट आफ्टर 5 ईयर 10 चॉकलेट मिल जाएंगे आपको, सेम साइज की चॉकलेट? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो 100 रुपीज ना आपका, जो उसकी वैल्यू है 100 रुपीज की, आफ्टर 5 ईयर क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण आपकी जो वैल्यू है मनी की वो क्या हो रही है, कम हो रही है कंपेयर इन फ्यूचर। जो आज वैल्यू है मनी की वो फ्यूचर में क्या हो रही है, कम हो रही है। जो आज 100 रुपीज की वैल्यू है वो सेम वैल्यू नहीं रहने वाली आफ्टर 5 ईयर। ये चीज क्लियर हुई, जो कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ने इसको कंसीडर नहीं किया। तो सिमिलर बात यहाँ पे है, जो 85,000 की जो रुपीज की वैल्यू 5 ईयर के बाद होगी, आज के टाइम उसकी वैल्यू 85 है, लेकिन 5 साल बाद उसकी वैल्यू 85,000 नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे कैसे डिपेंड होगा वो, कि इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है आपका, किसके अंदर, आपकी इकोनॉमी के अंदर, तो उसके ऊपर आपकी डिपेंड होगी किसके, क्या आपकी टाइम, आपकी वैल्यू ऑफ द मनी कितनी क्या हुई है, कम हुई है। ये चीज क्लियर हुई, जो कि आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ने कंसीडर नहीं किया। क्लियर? फिर आगे देखो, ये आपकी क्या थी, इसकी टोटल डीमेरिट से आपकी एआरआर मेथड की। नेक्स्ट एक और है, क्या है आपका, इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोजेक्ट। कंपीटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में है द सेम एआरआर बट मे रिक्वायर डिफरेंट एवरेज इन्वेस्टमेंट। हाँ, इसने क्या कहा कि हो सकता है कि 2-3 प्रोजेक्ट का एआरआर क्या हो, सेम हो। इसने ये कंसीडर नहीं किया कि जो स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है प्रोजेक्ट की वो कितनी लगी है, स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट मैंने, साइज क्या है प्रोजेक्ट का, उसने 2 प्रोजेक्ट के साइज के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया। सिर्फ क्या कैलकुलेट किया, 2 प्रोजेक्ट तो सिर्फ उनका एआरआर कैलकुलेट किया, और सिर्फ एआरआर को क्या किया, उसके एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जो रेट ऑफ रिटर्न जनरेट किया उसका क्या सिर्फ कंपेयर किया। लेकिन जो साइज में डिफरेंट जो प्रोजेक्ट के बीच में, उसको कंसिडर इस मेथड ने नहीं किया। It is clear यहाँ पे, this method does not take into consideration any benefit which can accrue to the firm from the sale of equipment which is replaced by the new investment। हाँ, एक ही चीज और इसने कंसिडर नहीं किया। किसको कंसिडर नहीं किया, जो आपने, अगर मान लो आपने कोई आपकी एसेट थी पुरानी हो, आप क्या कर रहे हो, अपना प्रोजेक्ट रन कर रहे हो, बीच में आपने कोई पर्टिकुलर एसेट सेल कर दी, उसकी जगह नई इन्वेस्टमेंट कर दी, तो इस चीज को भी इसने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ इनिशियल वैल्यू देखी उसकी, ठीक है, और लास्ट में उसकी टर्मिनल वैल्यू देखी। सब्सिक्वेंट ईयर में जो मिड के जो ईयर है उसके अंदर मान लो अगर मैंने कोई एसेट रिप्लेस की है और उसके प्लेस पे कोई नई एसेट इंक्लूड की है, तो उसको तो कंसीडर किया ही नहीं आरआर ने, तो उसकी क्या ये डिसएडवांटेज है बच्चों। तो ध्यान से करना, अगर क्लियर नहीं हुई तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करना और दोबारा से देखना, क्योंकि यहाँ से काफी बार आपके क्वेश्चन बन जाते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में या फिर असर रीजन की फॉर्म में।
क्लियर पक्का? ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे बैक मेथड के ऊपर। आपका पे बैक मेथड क्या है? ये आपका कौन सा मेथड? आपका कैश फ्लो के ऊपर। किसके ऊपर बेस? आपका कितना कैश फ्लो जनरेट हुआ है। लेकिन यहाँ कौन सी टेक्निक है? मैंने वहां पे लिख रखा था ट्रेडिशनल टेक्निक, याद है ना? यहाँ पे मैंने लिख रखा है ट्रेडिशनल टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक में आपका है पे बैक पीरियड मेथड। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिशनल टेक्निक क्यों लिख रखा है इसको? क्योंकि ये भी आपका कंसिडर नहीं करता किसको? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। ठीक है, तो ये दोनों मेथड आपके कौन कौन से ऐसे मेथड जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते? आपके कौन सा है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एंड पे बैक मेथड। कौन सा ऐसा मेथड है जो प्रॉफिट के ऊपर बेस है? सिर्फ ओनली एक मेथड है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, बाकी जो सभी मेथड है वो किसके ऊपर बेस है? कैश फ्लो के ऊपर बेस है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कौन सा मेथड है जो टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, देन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, देन पे बैक मेथड। दो मेथड जो टाइम वैल्यू की मनी को कंसीडर नहीं करते, इसलिए हमने इसको किसमें डाला? ट्रेडिशनल टेक्निक की कैटेगरी में। एंड डिस्काउंटेड इसका जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, इसका मतलब ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कि जो 100 रुपए की आज वैल्यू है, आफ्टर 5 ईयर उस 100 रुपए की क्या वैल्यू होगी, उसको ये क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। तो सिंपल सी बात, उसकी वैल्यू 100 तो रहने वाली है नहीं। जो भी उसकी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मान लो उसकी वैल्यू होगी 90 रुपीज, तो क्या करेंगे? ये 5 साल बाद, चाहे अपने 100 रुपए हम आज एज्यूम कर रहे हैं कि हम 5 साल बाद 100 रुपए ही अर्न करेंगे, लेकिन वो क्या कंसीडर करके चलेंगे? मेथड कंसीडर करके चलेंगे उसको 90 रुपीज, ना कि 100 रुपीज। तो ये सारे मेथड क्या कर रहे हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहे हैं, जो कि दो मेथड कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका जो आपका मेथड है कौन से वाला? आपका पे बैक मेथड, वो क्या है आपका? तो पे बैक मेथड क्या है? नाम से ही क्लियर है, पे बैक। जो आपने पे किया वो कितनी जल्दी आपको बैक वापस से मिल जाएगा। तो यहां से क्लियर क्या हुआ? यहां से क्लियर ये हुआ, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर लेट से मान लो रुपए लगाए, कितने कितने 2,10,000। तो जो 2,10,000 रुपीज आपने लगाए, वो कितनी जल्दी, कितने सालों के अंदर, कितने ईयर के अंदर मेरे को वो 2,10,000 की मेरी कॉस्ट वापस से क्या हो जाएगी? रिकवर हो जाएगी। तो सिर्फ पे बैक मेथड इतना सा कंसिडर करता है। क्लियर ये बात यहाँ पे? ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है जिससे आपको और से क्लियर हो जाएगा कि पे बैक पीरियड मेथड आपका है क्या। विद एग्जांपल हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, पे बैक पीरियड मेथड, तो अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो आपका कितना टाइम लिया है किस चीज के लिए? टेक टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट को, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उसको रिकवर करने के लिए आपका प्रोजेक्ट कितना टाइम ले रहा है, वो हम किसके अंदर निकालेंगे? पे बैक पीरियड मेथड के अंदर। तो सिंपल सी बात, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट की आपने 2,10,000, ठीक है, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको जनरेट करके दे रहा है हर साल, फॉर एग्जांपल लेट्स से मान लो 50,000 रुपीज क्या करके दे रहा है? हर साल रिटर्न जनरेट करके दे रहा है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपका। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? डिवाइड कर दोगे 50,000 से। आपने टोटल अमाउंट कितने लगाए? 2,10,000। आपको हर साल कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है? 50,000 का। तो टोटल अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगी तो मेरे क्या आ जाएगी? यहाँ पे मेरी अमाउंट आ जाएगी 4.5 ईयर समथिंग अराउंड। ठीक है ना? तो आप 4.5 ईयर के अराउंड क्या कर लोगे? अपने उस अमाउंट को क्या कर लोगे? रिकवर कर लोगे। और इसके अंदर आप कैसे डिसीजन लोगे कि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है फिर रिजेक्ट करना है? जिसके ईयर रिकवर का जो ईयर होगा, जो अमाउंट ऑफ टाइम जो आप रिकवर कर रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट आप रिकवर कर रहे हो, जितना टाइम पीरियड स्मॉल होगा उस प्रोजेक्ट को आप क्या कर लोगे? एक्सेप्ट कर लोगे। मान लो सिमिलर प्रोजेक्ट था जिसके अंदर आपने 3 लाख रुपीज लगाए, क्या लगाए? 3 लाख रुपीज लगाए, और उससे आप रिटर्न जनरेट कर रहे हो हर साल कितना? 1 लाख रुपीज। तो इस केस में क्या होगा? आप इजिली क्या, कितने सालों के अंदर आपने पूरे की पूरी कॉस्ट रिकवर कर ली? ओनली 3 ईयर्स के अंदर। तो सिंपल सी बात, आप कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लोगे? 3 ईयर वाला, क्योंकि इसने क्या किया? सिर्फ 3 सालों के अंदर ही मेरे को कॉस्ट थी जो मेरी इन्वेस्टमेंट में लगी थी, वो क्या करके दे दी? वापस से रिकवर करके दे दी। ठीक है ना? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दिस इज कॉल्ड योर पे बैक पीरियड मेथड। सिंपल सा मेथड आपका। क्लियर यहाँ पे? तो अब देखो, ये पॉसिबल, जो कोई फॉर्मूला है ना, ये पॉसिबल है तब आपको जो इन्वेस्टमेंट है ना पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, वो क्या है? सिमिलर है। लाइक से हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया आपका, यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट में हमने क्या किया? सिर्फ 50,000 क्या कर रहे हैं हम? हर साल रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। सेकंड में क्या? सिर्फ 1 लाख क्या कर रहे हैं? हर साल रिटर्न क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है ना कि
कोई प्रोजेक्ट है और ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट ऐसे ही होंगे कि जो आपको हर साल सेम रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करके ना दे। मान लो फर्स्ट ईयर उसने दिया 1 लाख, देन सेकंड ईयर दिया 1,20,000, देन थर्ड ईयर दिया 80,000, ठीक है ना। हर साल रेट ऑफ रिटर्न क्या उसका, हर साल जो अमाउंट जो क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है उस प्रोजेक्ट से, वो क्या है, अलग अलग है। तो उस केस में आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे, तो देखो, ठीक है। तो सेकंड ट्रेडिशनल मेथड इज योर पे बैक पीरियड मेथड, इज द सिंपलेस्ट मेथड, सबसे सिंपलेस्ट है ना। आपने देखा ना अभी, सिर्फ क्या किया आपने, टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की डिवाइड बाय आप हर साल कितना रिटर्न जनरेट कर, उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो सिंपल मेथड है आपका ये, ठीक है। तो इसने क्या, सिंपलेस्ट मेथड एंड मोस्ट वाइडली एम्प्लॉयड क्वांटिटेटिव मेथड फॉर अप्रेजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, ठीक है। तो तब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन लेते हो तो मोस्ट वाइडली क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर मेथड को। आगे क्या है, फॉर दिस मेथड वी फाइंड आउट द हाउ मेनी ईयर विल इट टेक फॉर द कैश बेनिफिट टू पे द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उस इन्वेस्टमेंट की, तो कितना टाइम लेगा मेरे को कैश बेनिफिट क्या करने में, जनरेट करने में। देयर आर टू वे कैलकुलेटिंग द आपका पे बैक पीरियड मेथड, दो वे है आपका। फर्स्ट मेथड कैन बी अप्लाइड व्हेन द कैश फ्लो द स्ट्रीम इन द नेचर ऑफ द एन्युटी फॉर द ईच ईयर द प्रोजेक्ट लाइफ, क्या आपका यूनिफॉर्म है, जो कैश इनफ्लो जनरेट करे आपका क्या है, हर साल यूनिफॉर्म है, जो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था। इन सच सिचुएशन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हमने देख लिया कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की है, कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो आप कितना जनरेट कर रहे हो, और हमने अभी देखा था। और यहाँ पे भी देखिए, मान लो 40,000 है और 8,000 आप कर रहे हो, तो 5 सालों में आप क्या कर लोगे, उस अमाउंट को रिकवर कर लोगे। लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी, तब आपका जो कैश फ्लो है ना, जो कैश इनफ्लो है, वो हर ईयर क्या है, अलग अलग है। तो सेकंड मेथड यूज होगा तब प्रोजेक्ट ऑफ कैश फ्लो आर नॉट यूनिफॉर्म नहीं है, मिक्स स्ट्रीम है। आप हर साल अलग अलग अमाउंट ऑफ रेट क्या कर रहे हो, रिटर्न आपका इनफ्लो, आपका जो हर साल है अलग अलग अमाउंट क्या हो रहा है, आपका कैश इनफ्लो जनरेट हो रहा है। क्लियर। इन सच सिचुएशन पेबैक इज कैलकुलेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। हम जो हमारा कैश फ्लो हम जनरेट कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे, एडअप करते जाएंगे हर साल का क्या, अपना कैश इनफ्लो टिल दैट टाइम, कब तक उसको क्यूमुलेट कर देंगे, तब तक जो हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट की वो कवर ना हो जाए, जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है आउटले का वो ना आ जाए, तब तक हम क्या करते जाएंगे, उसको क्यूमुलेट करते जाएंगे। कि मान लो प्रोजेक्ट की लाइफ है आपके मान लो 5 साल, ठीक है, और उसने क्या कहा, आपका जो भी कैश इनफ्लो हो रहा है ना, वो सिर्फ तब तक आप ऐड करते जाओगे, तब तक आपको जो इनिशियल कॉस्ट है उसकी वो क्या ना हो जाए, मिल ना जाए। और मान लो आपको इनिशियल कॉस्ट मिल जाए 3 सालों के अंदर ही, तो फिर बाद में क्या करोगे, बाद के जो 2 साल उसको तो आप कंसिडर करोगे ही। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज आपकी पे बैक पीरियड मेथड की क्या, कि पूरा जो लाइफ है ना प्रोजेक्ट का उसको कवर नहीं करता, ठीक है। तो अगर आप प्रोजेक्ट मेथड को ना, कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करोगे ना, तो आपको जिसके एडवांटेज है डिसएडवांटेज है उसको रटने की जरूरत ही नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर ना, तो अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये ड्रॉबैक इस मेथड के अंदर और इसकी ये सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर मेथड की, ठीक है। किस केस में इस मेथड को यूज करेंगे और किस केस में इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना मेथड का, तो अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ यहाँ पे। मान लो आपके पास क्या है, दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट लगी है दोनों प्रोजेक्ट के अंदर वो कितनी लगी है, आपकी प्रोजेक्ट के अंदर लगी है 56,125। दोनों प्रोजेक्ट के अंदर सेम क्या लगी है, इन्वेस्टमेंट लगी है। प्रोजेक्ट ए की भी कॉस्ट क्या है, इनिशियल कॉस्ट क्या है, सेम है, एंड प्रोजेक्ट बी की भी इनिशियल कॉस्ट आपकी क्या है, सिमिलर है, कितनी 56,125। अब देखो, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ कि कैसे कैलकुलेट करूंगी, कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है मेरे लिए, प्रोजेक्ट ए बेटर है फिर प्रोजेक्ट बी बेटर है, वो कैसे डिसीजन लोगे आप। सबसे पहले एनुअल कैश इनफ्लो कितना हुआ प्रोजेक्ट ए से, टोटल कॉस्ट में बताना कितनी लगी यहाँ पे, टोटल प्रोजेक्ट यहाँ पे लगी है मेरी 56,125 एंड प्रोजेक्ट बी में मेरी कितनी लगी है 56,125। लेकिन यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगी कैश इनफ्लो कितना हो रहा है। तो प्रोजेक्ट ए है मेरे को फर्स्ट ईयर अर्न करके दे रहा है 14,000 रुपीज, सेकेंड अर्न करके दे रहा है 16,000 रुपीज, थर्ड ईयर अर्न करके दे रहा है 18,000 रुपीज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, उनको ऐड करते जाऊंगी। फर्स्ट ईयर कितना 14,000, सेकंड ईयर कितना 14,000 प्लस 16,000, टोटल कितना कैश जनरेट हो गया 2 सालों के अंदर, मेरे को 30,000 का कैश क्या हुआ है, ऐसे इनफ्लो हुआ है प्रोजेक्ट ए से। देन थर्ड ईयर क्या करूंगी, 30,000 में क्या कर दूंगी, 18,000 क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, टोटल कितना हुआ 48,000 मेरे को 3 सालों में क्या हुआ, यहाँ पे कैश जनरेट हो चुका है। टोटल कॉस्ट कितनी है 56,000। कब तक आपको एक्यूमुलेट करना, कब तक आपको ऐड करना है, तब तक आपको जो कॉस्ट है ना 56,125 की वो क्या ना हो जाए, रिकवर ना हो जाए, ठीक है। देन आप क्या करोगे, फिर 48,000 में आप क्या करोगे, फोर्थ ईयर जितना भी कैश इनफ्लो हुआ उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो टोटल कितना हुआ 68,000।
तो इस पॉइंट पे फोकस करो। इस पॉइंट पे आपका टोटल कैश इनफ्लो आपको 4 सालों में कितना हुआ है 68,000, आपकी कॉस्ट कितनी है 56,125। तो आपको ये पता लग गया कि हाँ कहीं ना कहीं थर्ड एंड फोर्थ ईयर के मिड में क्या हो जाएगी, मेरी जो पूरी कॉस्ट है उस प्रोजेक्ट की हो जाएगी रिकवर हो जाएगी। अराउंड 3.5 ईयर के अंदर क्या होगी मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, अराउंड कहा मैंने। ठीक है, अब प्रोजेक्ट बी को देखते हैं। प्रोजेक्ट बी आपको कब रिकवर करके दे रहा है आपकी पूरी अमाउंट। तो देखो फर्स्ट ईयर जो प्रोजेक्ट बी है उसका इनफ्लो कितना है 22,000, क्लियर, क्यूमुलेट करोगे तो 22,000 आएगा टोटल कैश फ्लो। ठीक है, सेकंड ईयर में कितना है 20,000, तो सेकंड ईयर में अगर आपका क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कितना जाएगा 20,000 प्लस 22,000 आपका क्या हो जाएगा 42,000। थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर में कैश इनफ्लो कितना है 18,000, 2 सालों का कितना है 42,000। देन इन दोनों तीनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 42 प्लस 18,000 आपका 68,000। तो यहाँ पे देखो थर्ड ईयर में ही आपको क्या हो गया 68,000 का कैश इनफ्लो जनरेट हो चुका है। और आपकी कॉस्ट कितनी है, आपकी कॉस्ट है 56,125। तो इसने कहीं ना कहीं सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में ही आपको क्या करके दे दिया, आपको टोटल पूरा कैश जनरेट करके दे दिया जो आपने इनिशियल में क्या किया था इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, प्रोजेक्ट ए बेटर है फिर प्रोजेक्ट बी बेटर है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है प्रोजेक्ट बी जो जल्दी कैश क्या करके दे रहा है आपको जनरेट करके दे रहा है, जल्दी कैश इनफ्लो जो आपकी कॉस्ट है उसको कवर करके दे रहा है, रिकवर करके दे रहा है। तो आप उस प्रोजेक्ट को क्या कर लोगे एक्सेप्ट कर लोगे। तो अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड मेथड आपको कौन सा बेस्ट मेथड, आपका प्रोजेक्ट बी है वो आपका बेस्ट मेथड है, आप इसे क्या करोगे एक्सेप्ट कर लोगे, आपका डिसीजन क्या हो जाएगा एक्सेप्ट कर लोगे। प्रोजेक्ट ए को आप क्या कर दोगे रिजेक्ट कर दोगे, क्लियर। और डिसएडवांटेज क्या है, ये आपके लास्ट ईयर के कैश इनफ्लो को कंसीडर नहीं करता, कि जो लास्ट जो कैश इनफ्लो है ना कितना है कितना नहीं उसको कंसीडर नहीं करता। और कई बार हम क्या कर जाते हैं इसकी वजह से जो बेस्ट प्रोजेक्ट ना उसको रिजेक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू उसके स्टार्टिंग स्टेज। देखिए हो सकता है जो एक प्रोजेक्ट है स्टार्टिंग में कम अच्छा रिटर्न जनरेट कर लेकिन उसका लास्ट का ईयर का ना काफी हैवी इनफ्लो है, लेकिन वही प्रोजेक्ट बी है जो हो सकता है कि जो सेकंड प्रोजेक्ट है आपका उसका स्टार्टिंग का कैश इनफ्लो अच्छा है लेकिन लास्ट के जो ईयर है 3 या 4 साल उसमें उसका कैश इनफ्लो क्या है काफी कम है कंपेयर टू सेकंड प्रोजेक्ट में। तो हम यहाँ पे कई बार मिसलीडिंग रिजल्ट भी हमारा यहाँ पे निकल आता है इस केस में। ये चीज क्लियर हुई। तो ये आप ध्यान से सुनते जाओ बच्चों, आपकी डिसएडवांटेज बन रही है और यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, कि क्या डिसएडवांटेज है, क्यों हम पे बैक पीरियड मेथड को अडॉप्ट नहीं करते, क्या रीजन है कि इसको हम यूज नहीं करते, कैसे मिसलीड कर सकता है आपको पे बैक पीरियड मेथड। क्लियर। यहाँ पे ए ने रिकवर किया आपका कब कितने दिन में, आपका 3 to 4 के अंदर क्या किया ए ने आपका रिकवर किया है। ठीक है, द सम ऑफ 48,000 इज रिकवर्ड द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एंड द बैलेंस 1825 इज नीडेड टू बी रिकवर। तब मैं कैलकुलेट करती हूँ आपका कितना हुआ 48,000 आपने जनरेट किया। ठीक है, चाहिए कितना आपका 56,125, जनरेट कितना किया अपना थर्ड ईयर में, कितना रेवेन्यू कितना कैश इनफ्लो अर्न कर चुके हो थर्ड ईयर तक कंप्लीट आप अर्न कर चुके हो कितना आप 48,000, करना कितना था 56,000। तो डिफरेंस कितना यहाँ पे 8,125 का आपका डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब आपको कितनी कैश जरूरत है, अभी कितनी कैश की रिक्वायरमेंट है आपकी कॉस्ट को पूरा करने के लिए 8,125। और जो डिफरेंस है वो कितना इन दोनों सालों के बीच में 20,000। थर्ड ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक टोटल कितना कैश इनफ्लो जनरेट हुआ है 20,000 का, आपको सिर्फ कितने की रिक्वायरमेंट है 8,125 की। ठीक है, तो आप इतना अमाउंट कितने टाइम में कन्वर्ट करोगे, उसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.06। तो यहाँ पे 3 साल तो कंप्लीट हुए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 साल कंप्लीट पॉइंट 4.6 ईयर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह आप प्रोजेक्ट बी का निकालोगे, आप सेकंड 2 साल तक आप कितना कैश इनफ्लो जनरेट कर चुके हो 42,000 का। ठीक है, टोटल करना कितना था आपको 56,125 का, डिफरेंस कितना आएगा 14,125। ठीक है, देन थर्ड ईयर में आपने सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में कितना कैश इनफ्लो जनरेट किया, आपने कैश इनफ्लो जनरेट किया सेकंड एंड थर्ड ईयर के बीच में 18,000 का। देन आपको कितना कैश की रिक्वायरमेंट है 14,125। इसको डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर होगा आपका क्या निकलेगा, आपका एक्यूरेट आंसर निकलेगा 2 पॉइंट समथिंग, जो भी आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा कैलकुलेट होकर आएगा। तो क्लियर हो यहाँ पे हम कैसे ईयर को निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट क्राइटेरिया कैसे करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ यहाँ पे। तो देखो इफ एक्चुअल पे बैक पीरियड इज लेस देन द प्री डिटरमाइंड पे बैक, आपने डिसाइड किया कि मैं जो कंप्लीट है यहाँ से 3 या 4 साल में अपना क्या कर लूंगी पूरी कॉस्ट को रिकवर कर लूंगी। अगर किसी प्रोजेक्ट का जितना आपने डिसाइड किया था प्री डिटरमाइंड पे बैक पीरियड डिसाइड किया था अगर उससे कम है
आप प्रोजेक्ट को क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, वरना क्या करोगे, उसको रिजेक्ट कर दोगे। और हो सकता है कि दोनों प्रोजेक्ट का कम हो, तो दोनों प्रोजेक्ट को क्या करोगे, बाद में कंपेयर करोगे और उन दोनों प्रोजेक्ट में से इसका और कम होगा, आप उसको क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। यहाँ पे चीज क्लियर हुई, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेड अगर उसका पीरियड डिटरमाइंड जो पेबैक पीरियड है और जो एक्चुअल पेबैक पीरियड है वो एक्चुअल पेबैक क्या है, लेस देन किससे, डिटरमाइंड पेबैक पीरियड मेथड पीरियड से, ठीक है। अगर नहीं है तो हम उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अल्टरनेटिवली द पेबैक कैन बी यूज्ड एज रैंकिंग मेथड, हम इसको रैंकिंग मेथड की तरह भी यूज कर सकते हैं। रैंकिंग मेथड कैसे, जैसे कि हमने पढ़ा था म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, तब हमने काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट पढ़ा था और वहां पे हमने देखा था, मान लो अगर आप एनपीवी की हेल्प से आप 3 प्रोजेक्ट ऐसे निकल के आए जिनकी जो एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या है, ज्यादा है, तो क्या तीनों प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, लिमिटेड है। तो आप तीनों प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से प्रोजेक्ट में क्या करो, आप इन्वेस्टमेंट करो। तो आप क्या कर सकते हो, जो तीनों प्रोजेक्ट क्या निकालोगे, आप पेबैक पीरियड निकालोगे। तीनों प्रोजेक्ट में से कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे को जल्दी से जल्दी जो मेरी अमाउंट है, जो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो क्या करके दे रहा है, रिकवर करके दे रहा है। और तीनों प्रोजेक्ट में से जिसका भी क्या होगा, जल्दी इनिशियल जो आपकी रिकवरी हो क्या होगी, जल्दी होगी, जितनी जल्दी होगी उसको क्या कर लोगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख रखा है रैंकिंग की तरह क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो पेबैक पीरियड मेथड को। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, ठीक है। व्हेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट आर अंडर कंसिडरेशन दे मे बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ पेबैक पीरियड मेथड। तो वहां पे आप उसकी रैंक के अकॉर्डिंग क्या दे सकते हो, उसको रैंकिंग दे सकते हो। ये क्लियर, तो इसकी क्या हो गई, मेरिट हो गई। जहां पे आप कंफ्यूजन हो कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना, कौन से को नहीं करना, क्योंकि जो उनकी एनपीवी है वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या कर रही है, रिकवर कर रही है। तो वहां पे आप क्या कंसीडर करोगे, पेबैक पीरियड मेथड को रैंक देने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट को। फर्स्ट रैंक उस प्रोजेक्ट को दोगे जिसका जो पेबैक पीरियड होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो, जल्दी होगा, और जिसका डिले होगा क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। अब मेरिट क्या है, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा मेथड, कुछ भी नहीं था। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको क्यूमुलेट करना जितना भी आपने क्या किया, कैश इनफ्लो किया है, और आपको देखना है कि आपने जो कैश आउटफ्लो किया है वो कितने दिन में आप क्या हो जाएगा, वहां से रिकवर हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट मेथड है। द पेबैक इज इंप्रूवमेंट है एआरआर की। क्यों, क्योंकि हमने एआरआर के अंदर हमने किसको कंसीडर किया था, प्रॉफिट को, कैश फ्लो को कंसीडर नहीं किया था। लेकिन पेबैक में हम किसको कंसीडर करें कि हमें कितना कैश फ्लो वहां से जनरेट हो रहा है, और हम उस कैश फ्लो क्या कर सकते हैं, आगे री इन्वेस्ट भी करते हैं, और जो भी री इन्वेस्ट करके जो भी प्रॉफिट होगा उसको भी हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट ईयर की कैश फ्लो में क्या कर दिया था, उसको ऐड यहाँ पे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हर चीज को कंसीडर किया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी, देन सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट जो मिड के टाइम पीरियड में आपकी इन्वेस्टमेंट आपने की है उसको भी कंसीडर किया, और जो टर्मिनल इन्वेस्टमेंट, टर्मिनल फ्लो है उसको भी आपने क्या किया, यहाँ पे कंसीडर किया। तो यहाँ पर पूरे हर एक कैश को क्या किया आपने, जितना भी कैश फ्लो हुआ है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, आपने हर एक यहाँ पे कंसीडर किया है। इट इज यूजफुल द एक्सेस ऑफ 3-year वेरी हेजी लाइक इन पॉलिटिकल अनस्टेबल। मोस्ट इंपोर्टेंट, बट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी कि आपका पेबैक पीरियड मेथड सबसे स्टेबल कब किस सिचुएशन में है, जहां पर फर्म जिस एरिया में फर्म क्या कर रही, सर्वाइव कर रही, वहां पे अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। हो सकता है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, या फिर जो प्राइमरी जो मेन गोल है फर्म का वो क्या है, जल्दी से जल्दी क्या करना, अपना रिटर्न जनरेट करके देना, अपनी कॉस्ट को रिकवर करना, ये प्राइमरी गोल है। जहां पे अनसर्टेनिटी ज्यादा है, जहां पर लिक्विडिटी क्राइसिस है, मान लो लिक्विडिटी क्राइसिस है किसी भी इकोनॉमी में, या फिर अनस्टेबिलिटी किसी भी कंट्री में, तो वहां पर ये मेथड मोस्ट यूजफुल है बच्चों आपका, ठीक है। याद रखना क्या कहा, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जहां पे कंपनी चाहती है उसका रिटर्न है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, रिकवर हो जाए, प्राइमरी गोल ये है। लिक्विडिटी क्राइसिस है उस पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर, या फिर इट इज यूजफुल फॉर दोज फर्म विच ले मोर इंपोर्टेंस ऑन द शॉर्ट टर्म अर्निंग। जो फर्म ज्यादा इंपोर्टेंस किसको देती है, शॉर्ट टर्म अर्निंग को। जहां पे मैं बात करूं सिर्फ शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है आपका कोई, तो वहां पे आपका बेस्ट मेथड कौन सा होगा, आपका पेबैक पीरियड मेथड। अगर आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न जनरेट करने हैं, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपका पेबैक पीरियड मेथड क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड। सभी मेथड से बेनिफिशियल बेस्ट मेथड आपका कौन सा होगा उस केस में, पेबैक पीरियड मेथड। ओवरऑल पेबैक मेजर ऑफ द, तो यहाँ पे साफ साफ लिखेगा ओवरऑल द पेबैक मेजर ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्या मेजर करता है, ओवरऑल पेबैक पीरियड मेथड लिक्विडिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट रादर देन प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर नहीं करता, ये किसको मेजर करता है, लिक्विडिटी को। तो जहां पर भी लिक्विडिटी क्राइसिस जैसी सिचुएशन होगी, जहां पर अनस्टेबिलिटी होगी, तो इस मेथड को वहीं पर यूज किया जाएगा। क्लियर। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है, मैंने आपको बताया भी था, आपको अगर आपको याद हो, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये पूरी लाइफ को कंसीडर नहीं करता, ठीक है ना। इट कंप्लीटली इग्नोर ऑल कैश इनफ्लो।
इनफ्लो, तो हर पूरे जो कैश इनफ्लो हुए हैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट उसको उसने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। इट डज नॉट मेजर करेक्टली इवन द कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू रिसीव्ड विद इन द पेबैक पीरियड। इट डज नॉट डिफरेंशिएट between project in term of timing or magnitude of the cash flow. It considered only recovery period. ये तो टाइम पीरियड कितना लगेगा इस चीज को कंसिडर नहीं करता, ये सिर्फ कंसिडर करता है रिकवरी टाइम पीरियड को, कितने जल्दी रिकवर हो रहा है। इट इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तभी तो किसका टाइप है, ट्रेडिशनल टेक्निक का टाइप है। ट्रेडिशनल में हमने पेबैक को पढ़ा है, क्यों, क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी रुपये आपको रिसीव हुए सेकंड और थर्ड ईयर में आप उसको सेम वैल्यूएबल मानते हो जो आपको अमाउंट रिसीव हुई है कब, आपको फर्स्ट ईयर के अंदर। डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग विच द कैश फ्लो आर जनरेटेड एज अ रिजल्ट द प्रोजेक्ट कैश इनफ्लो लेटर पार्ट द लाइफ में बी रिजेक्टेड एंड द फेवर। ठीक है, क्या कहा, द लेटर पार्ट ऑफ देयर लाइव्स मे बी रिजेक्टेड इन द फेवर ऑफ लेस प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। तो सेम बात जो मैंने आपको बताई थी, हो सकता है कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लास्ट ईयर में ज्यादा अच्छा आपको हैवी इनफ्लो जनरेट करके दे रहा है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगी, काफी बड़ी आपसे मिसलीडिंग हो जाएगी आपके रिजल्ट के अंदर। आप एक काफी अच्छे प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। तो सिर्फ यहाँ पे बेनिफिट का भैया आप तब शॉर्ट टर्म पे फोकस करो, आपका प्रोजेक्ट 2 या 3 साल आपको क्या करनी है, वहां से अमाउंट रिकवर करनी है। तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए आपके लिए क्या ये बेनिफिट है। अगर आपको पूरा लाइफ टाइम लेकर चलना किसी भी प्रोजेक्ट का, तो वहां पे ये बेनिफिशियल नहीं है। तो इससे अच्छा आप एनपीवी या फिर कोई और मेथड क्या करोगे, यहाँ पे यूज करोगे, पेबैक को यूज नहीं करोगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझा भी रखा है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोजेक्ट ए में 15,000 की इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 15,000 की, और यहाँ भी 15,000 की है। तो ईयर फर्स्ट में 5,000, 6,000, 4,000। ठीक है, ऐसे आपका क्या है, प्रोजेक्ट वाई है आपका 4,000, 5,000, 6,000 का क्या है, ये रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो पेबैक पीरियड मेथड क्या है इन दोनों में, सेम है, 3 ईयर। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, ये भी तो आपकी क्या है, डिसएडवांटेज है ना। अगर आपका पेबैक पीरियड मेथड दोनों में क्या निकला है, सिमिलर निकला है, तो उस केस में आप किस प्रोजेक्ट को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। एक डिसएडवांटेज ये निकली, और सेकंड डिसएडवांटेज आपकी क्या है, अगर 2 प्रोजेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से प्रोजेक्ट एक्स है, वो जल्दी आपको 3 सालों के अंदर ही सिर्फ क्या है, आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। लेकिन वहीं पर प्रोजेक्ट जो वाई है वो क्या 4 सालों के अंदर रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। लेकिन आप लास्ट ईयर देखो, 6 ईयर में से कुछ भी जनरेट नहीं किया, सेकंड ईयर में सिर्फ कितना 2,000, 4,000। वहीं पे मैं प्रोजेक्ट वाई को देखती हूँ, तो लास्ट ईयर में इसका कैश इनफ्लो देखो 10,000, 12,000 एंड 16,000, और यहाँ पे क्या इसका कुछ भी नहीं, यहाँ पे ओनली 2,000 और 4,000। तो सिर्फ स्टार्टिंग ईयर में क्या करके दे रहा है, प्रोजेक्ट ऐसे अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, जहां की प्रोजेक्ट वाई है जो लास्ट ईयर में काफी हैवी इनफ्लो जनरेट करके दे रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, पेबैक पीरियड मेथड को यूज करेंगे, तो हम प्रोजेक्ट एक्स को एक्सेप्ट कर लेंगे और प्रोजेक्ट वाई को क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड रिजेक्ट कर देंगे, जो कि हमें काफी लॉस दे सकता है। ठीक है, तो आप इसको वहीं पे अप्लाई करो जहां पे आपका जो टाइम, जो मोटिव है अर्न करने का क्या है, शॉर्ट टाइम पीरियड है, या फिर लिक्विडिटी टाइप, क्राइसिस टाइप की क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है। तो जहां पे आपको मेन फोकस, बिजनेस का मेन फोकस लिक्विडिटी के लिए है, तो इसको आप फोकस करो, पेबैक मेथड को फोकस करो। अगर आपका मेन फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना, तो आप पेबैक मेथड को कंसिडर मत, आप किसी और मेथड को क्या करो, अडॉप्ट करो अपना प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की।